आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण के बारे में पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज कवर करेंगे गांधीवादी चरण 1919 से 1947 ईस्वी तक। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे ही। तो पहले कहानी की तरह थ्योरी को समझेंगे और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। गांधी युग 1919 से 1947 ईस्वी तक। तो सबसे पहले देख लेते हैं महात्मा गांधी के जीवन परिचय, क्योंकि महात्मा गांधी के जीवन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास था, यानी कि इनका बचपन का नाम मोहनदास था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ संपन्न हुआ था। जब यह 13 वर्ष के थे तभी इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद 1888 ईस्वी में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे। 1891 ईस्वी में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष ये भारत वापस आ गए थे। 1891 ईस्वी में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हो गई। इसके बाद यह वापस भारत आ गए। भारत वापस आने के बाद महात्मा गांधी ने राजकोट में वकालत प्रारंभ कर दी। राजकोट में ही इन्होंने वकालत प्रारंभ कर दी थी। 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 ईस्वी में एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला इनके मुकदमे के पैरवी के लिए यह दक्षिण अफ्रीका गए थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रेलवे से प्रथम श्रेणी के डिब्बे से यात्रा कर रहे थे तो उन्हें पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक अंग्रेज ने जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया और इस घटना ने इन्हें नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर दिया। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए और वहां के रेलवे से जब यात्रा कर रहे थे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर, तो उन्हें पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक अंग्रेज ने जबरदस्ती वहां उतार दिया। तो महात्मा गांधी ने इसके बाद रेलवे पदाधिकारी को शिकायत किया और इन्होंने इसके लिए इंग्लैंड तक चले गए, क्योंकि इनका कहना था कि प्रथम श्रेणी में इंडियन और डॉग्स को बैठना अलाउ नहीं है, तो इन्होंने टिकट क्यों दिया। इसके लिए यह इंग्लैंड तक पहुंच गए। यहीं से गांधी जी को सभी जानने लगे थे। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा था इसके खिलाफ लड़ने के लिए। इसके बाद 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इन्होंने 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन पत्र निकालना प्रारंभ कर दिए।
इसके बाद महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है, तो यहाँ से 84 मील दूर फिनिक्स में आश्रम की स्थापना की थी। इन्होंने फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना 1904 में की थी। इन्होंने 1906 ईस्वी में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का विकास किया, जो कि वहाँ के परवाना कानून के विरोध में किया गया था। ठीक है ना। जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने प्रथम अपना सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 में प्रारंभ किया, जो कि वहाँ के परवाना कानून के विरोध में किया गया था। 1908 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए थे। यह पहली बार जेल दक्षिण अफ्रीका में 1908 ईस्वी में गए थे। इसके बाद 1909 ईस्वी में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक गुजराती भाषा में लिखे थे। जब यह इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका 1909 में आ रहे थे, तो उसी जहाज में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक को गुजराती भाषा में लिखी थी, जो कि 1909 में लिखी गई। तो यहाँ तक दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के बारे में देख लिए। तो चलिए महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं जब वह भारत आए। तो महात्मा गांधी जी का भारत वापसी। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। जो महात्मा गांधी है, यह 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए और इसी दिन 9 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 1915-16 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापना किया। जो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी, तो इसके तिथि में मतभेद है। आपको बहुत से किताब में 1915 देखने को मिलेगा और बहुत से किताब में 1916 देखने को मिलेगा, इसलिए आप दोनों डेट को याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत वापस आने के बाद इन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थितियों को समझने का प्रयास किया। जब यह भारत वापस आ गए तो यहाँ की राजनीति को समझने का प्रयास किए थे और इसी क्रम में वे गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और उनसे प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु मान लिए थे। जब महात्मा गांधी भारत वापस आए थे तो आने के बाद यह आंदोलन प्रारंभ नहीं किए थे। पहले इन्होंने भारतीय पृष्ठभूमि और राजनीति को समझे और इसी क्रम में वे गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और इनसे प्रभावित होकर इन्होंने इन्हें अपना गुरु मान लिया। जब महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तो उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया था ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों के ऊपर नरम व्यवहार करें। जब महात्मा गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे तो उस समय दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था, तो इंग्लैंड भी उस युद्ध में शामिल था। तो इसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश को सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया ताकि अंग्रेज भी भारतीयों के साथ नर्म व्यवहार करें। तो इसी क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को भी विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिए थे। ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी जी विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए भारतीयों को भी प्रोत्साहन देने लगे। इन सभी घटनाओं को देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाले सर्जेंट के नाम से संबोधित किया था। महात्मा गांधी को उस समय भर्ती करने वाले सर्जेंट के रूप में जाना लगा।
अंग्रेजों ने गांधी जी से खुश होकर 1915 में केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की। महात्मा गांधी से अंग्रेज खुश हुए क्योंकि जो महात्मा गांधी थे यह अंग्रेजों की मदद के लिए भारतीयों को प्रोत्साहन दे रहे थे। तो इन बातों से खुश होकर अंग्रेज सरकार ने 1915 में ही इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किए गए प्रमुख आंदोलन। जो भी महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन किए गए थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में। 1917 में चंपारण जो कि बिहार में स्थित है, तो यह आंदोलन देखने को मिला था। ठीक है ना। चंपारण आंदोलन हमें 1917 में देखने को मिला था जो कि बिहार में स्थित है। चंपारण का एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिले और वहाँ के किसानों की स्थिति के बारे में महात्मा गांधी जी को बताए और महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए। तो जो वहाँ के स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल, यह महात्मा गांधी से मिलते हैं और इन्हें यहाँ आने का आमंत्रित देते हैं क्योंकि यह जानते थे कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किए थे। चंपारण बिहार में अंग्रेज बगान मालिकों ने अपने मुनाफे के लिए किसानों पर 3/20 हिस्से यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। ठीक है ना। जो उस समय अंग्रेज बगान मालिक थे, इन्होंने वहाँ के किसानों पर 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया था, जिसे 3 कठिया प्रणाली के नाम से भी जाना आता है। इसके बाद 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुंच जाते हैं और उनके स्थितियों को जानने के बाद आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुंच जाते हैं और इन सभी घटनाओं को देखने के बाद यह आंदोलन को प्रारंभ कर देते हैं। इसका परिणाम यह निकल कर आया कि इस 3 कठिया प्रणाली को अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसके साथ साथ करों को भी 25% तक कम कर दिया गया। ठीक है ना। अंग्रेज सरकार ने देखा कि जो यह प्रणाली है यह गलत है, तो इसे समाप्त कर दिया गया और साथ में ही 25% तक कर में भी कमी कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय साबित हुई और यही से गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में जाना जाने लगा। इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की और यही से इनका नाम महात्मा गांधी पुकारा जाने लगा। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही कहा गया था। तो यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बताइए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 का। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या का साझा किए। महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या का साझा किए। तो अगस्त 1917 में अहमदाबाद में प्लेग महामारी पूरी तरह से फैल गई थी, जिस कारण यहाँ के लगभग 10% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग महामारी पूरी तरह से फैल गई थी, जिस कारण यहाँ के लगभग 10% जनसंख्या की मृत्यु हो गई थी। प्लेग बीमारी फैलने के बाद जो भी मिल मजदूर थे
वह पलायन करने लगे, यानी कि अपने स्थान को छोड़कर जाने लगे, जिस कारण मिल मालिकों को नुकसान होना प्रारंभ हो गया। इसलिए मिल मालिकों ने प्लेग बोनस देने का प्रावधान लागू किया। जब अगस्त 1917 में अहमदाबाद में प्लेग महामारी फैली तो उसमें लगभग 10% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद जो भी वहाँ के बचे हुए निवासी थे यह सभी पलायन करने लगे। तो इसके बाद मिल मालिकों को काफ़ी नुकसान होने लगा, क्योंकि जो भी मजदूर थे वह तो पलायन करने लगे। अब फैक्ट्री में काम कौन करेंगे? तो इसीलिए मिल मालिकों ने प्लेग बोनस देने का प्रावधान लागू किया था। लेकिन जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। जब प्लेग महामारी समाप्त हो जाती है तो मिल मालिक सोचते हैं जो यह बोनस दिया जा रहा है इसे समाप्त किया जाए। तो इसके बाद मजदूरों ने इसका विरोध किया, क्योंकि मजदूर कहते थे कि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, इसलिए हमारा वेतन कम नहीं किया जाए। परंतु मिल मालिक नहीं मान रहे थे, इसलिए गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा। ठीक है ना? तो मिल मालिक नहीं मानते थे, वह तो प्लेग बोनस को समाप्त करना चाहते थे। तो इसके बाद महात्मा गांधी हड़ताल पर चले जाने के लिए कहा और यह घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला किया। गांधी जी ने जितने भी मिल मजदूर थे उन्हें हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य किया। इसके बाद यह घोषणा गांधी जी करते हैं कि हमें 35% बोनस मिलना ही चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महंगाई है यह काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इसके बाद महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं। तो इन सभी घटनाओं को देखने के बाद मिल मालिकों ने इसे न्यायाधिकरण को सौंप दिया। परिणाम स्वरूप इसके बाद न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। इस प्रकार गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल हो गया। इसके बाद है खेरा आंदोलन 1918। यह आंदोलन 1918 में गुजरात के ही खेरा में हुआ था। जो खेरा आंदोलन है यह भी गुजरात में ही हुआ था। तो इस समय यहाँ पर भीषण अकाल पड़ा था, जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। परंतु अंग्रेज अधिकारी उन पर अत्याचार करते हुए उनसे करों की वसूली कर रहे थे। 1918 में गुजरात के खेरा में भीषण अकाल पड़ा था और जो भी फसलें थे वह भी नष्ट हो गए। परंतु जो अंग्रेज अधिकारी थे इन पर अत्याचार करते हुए उनसे कर वसूली कर रहे थे। तो खेरा आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि लगान माफ कर देना चाहिए। गांधी जी यह आंदोलन को प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद जो अंग्रेज अधिकारी थे यह इनका जांच करने लगते हैं। यह देखते हैं कि यहाँ पे भीषण अकाल पड़ा हुआ है और साथ में ही जो फसल थे वह भी नष्ट हो गए। तो इन्होंने यहाँ पर लगान माफ करने का फैसला किया, जिस प्रकार महात्मा गांधी का यह आंदोलन भी सफल हो गया। इसके बाद है रॉलेट एक्ट 1919 का मोस्ट वीवीआई। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे ही। रॉलेट एक्ट 1919 क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक कानून लाया गया जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इस समय भारतीयों में क्रांतिकारी प्रभाव काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, तो इसी को समाप्त करने के लिए एक कानून को लाया गया जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने
काला कानून कहकर इसकी आलोचना किया था, क्योंकि रॉडेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक होने पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है। गांधी जी ने इसके खिलाफ देशव्यापी विरोध करने का निश्चय लिया और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है ना, 6 अप्रैल 1919 को इस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को 2 राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि रॉडेट एक्ट के द्वारा ही इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन्हें सिर्फ शक के तौर पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा एकत्र हुई। 13 अप्रैल 1919 को उस समय बैसाखी पर्व के लिए भी लोग मौजूद थे, जो कि शाम का समय था और रॉडेट एक्ट के विरोध में भी भाषण चल रहे थे। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है ना, जो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। यहाँ पे पहले तो बैसाखी पर्व चल रहा था और उसी के साथ रॉडेट एक्ट के विरोध में भाषण चल रहा था। तो उसी समय ब्रिगेडियर जनरल डायर ने फौज के द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में लगभग 1500 लोग मारे गए। ऐसे तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 और घायलों की संख्या 1200 बताई गई, जो कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार है, लेकिन इसमें लगभग 1500 लोग मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट जनरल डायर था, जिसकी हत्या 1940 ईस्वी में उधम सिंह जी ने लंदन में कर दी। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जिन्होंने आदेश दिया था भीड़ में गोली चलाने का, जनरल डायर, तो इनकी हत्या उधम सिंह के द्वारा 1940 में लंदन में कर दी जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जिनका शासनकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक रहा। ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी 1919 की स्थापना की। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 1919 में हंटर कमेटी की स्थापना किए थे। कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के हेतु तहकीकात कमेटी का गठन 1919 में ही किया गया था। ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था, वही कांग्रेस के द्वारा तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे और इनके अन्य सदस्य महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू थे। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत यानी कि किसी भी प्रकार से अंग्रेज का सहयोग नहीं करना, उनके खिलाफ में आंदोलन। तो यह क्यों हुआ था, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था। तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था और अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर
भारत में मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन भी शुरुआत कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की के खलीफा मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे। तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि दो राष्ट्रों में बटा था, एक धुरी राष्ट्र और दूसरा मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में तुर्की शामिल था, परंतु विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है और धुरी राष्ट्र की पराजय होती है। तो तुर्की को एक संधि करनी पड़ी जिसका नाम है सेवरे की संधि। तो जो सेवरे की संधि थी यह बिल्कुल ही तुर्की के खिलाफ रखा गया, इसीलिए इसे अपमानजनक संधि के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद जो अंग्रेज थे यह तुर्की के खलीफा के साथ बुरा व्यवहार करने लगे और इन सभी घटनाओं को देखने के बाद भारत में मुसलमानों ने इनके विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वह मुसलमानों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। जो गांधी जी थे यह मुसलमानों को उस समय मदद किए थे, क्योंकि गांधी जी जानते थे यदि भारत को आज़ाद दिलाना है तो हिंदू और मुस्लिम को एक करना पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने मुसलमानों को उस समय साथ दिया था। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया। पहले तो इसका नेतृत्व अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था, बाद में चलकर इस आंदोलन को भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया। इसके बाद है असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला। इन सभी घटनाओं को देखते हुए गांधी जी के द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। जो असहयोग आंदोलन है इसमें जो भी ब्रिटिश सामान था और जो भी ब्रिटिश उपाधि थी इन सभी का बहिष्कार करना था और किसी भी प्रकार से ब्रिटिश का सहयोग नहीं करना था, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा दिए गए उपाधियों का त्याग करना, सरकारी शिक्षक संस्था, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनाव का बहिष्कार करना और करों का भी भुगतान करने से इनकार करना था। जो असहयोग आंदोलन था यह अहिंसक होना था, लेकिन आगे देखेंगे बाद में चलकर यह हिंसक हो जाता है, जिस कारण इसे बंद करना पड़ता है। तो इस आंदोलन में भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा दिए गए उपाधियों का त्याग करना था, जो भी सरकारी संस्थाएं थे इनका बहिष्कार करना था। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा ब्रिटिश स्कूलों का भी बहिष्कार किया गया। जो विद्यार्थी थे इनके द्वारा भी बहिष्कार किया गया था। लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। वकीलों ने भी अदालत का बहिष्कार किया। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे थे वह भी सरकारी नौकरी को बहिष्कार किए तथा जो वकील थे यह भी अदालतों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिए। इसके बाद 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह इस आंदोलन में जुड़ गया। जो मोपला विद्रोह 1921 में चल रहा था तो यह भी इस आंदोलन में मिल जाते हैं। गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। जो गांधी जी की केसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 में अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई थी, तो इसे गांधी जी त्याग देते हैं। इसके बाद है चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922। इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी नामक स्थान पर
किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। जो चौरा चौरी कांड है, यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी नामक स्थान पर हुआ था। उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिसके विरुद्ध में जुलूस निकाला गया था, परंतु वहां के पुलिसकर्मी ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो इन सभी घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको 12 फरवरी 1922 को समाप्त करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने देखा कि जो यह असहयोग आंदोलन है यह हिंसक होते जा रहा है, तो इसके बाद गांधी जी ने इसे 12 फरवरी 1922 को ही समाप्त कर दिया। परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, तो इसकी आलोचना बहुत से नेताओं ने की थी, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस। इनके द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की फैसले का आलोचना की थी। जो असहयोग आंदोलन है यह पूरे देश में चल रहा था, परंतु गांधी जी ने इसे समाप्त कर दिया। तो इन सभी नेताओं का कहना था कि यदि उत्तर प्रदेश के जिले गोरखपुर में यह घटना घटी है तो सिर्फ वहाँ यह आंदोलन बंद होना चाहिए, न कि पूरे भारत में। इसीलिए इसकी आलोचना होने लगी। महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, परंतु उन्हें 1924 में ही रिहा कर दिया। परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पे डटे रहे और बाद में चलकर ज़्यादातर नेताओं ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा बंद किया गया था, तो यह इस फैसले पे डटे रहे और बाद में चलकर ज़्यादातर नेताओं ने इस फैसले को मान लिया। इसके बाद है स्वराज पार्टी। 1923 में कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया, जिसे स्वराज पार्टी कहा गया। इसी क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है ना। जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी यह 1923 में हुई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। इसके बाद है साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन 1928 में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। जो साइमन कमीशन था यह भारत में संवैधानिक सुधार करने के लिए आया था। साइमन कमीशन का नेतृत्व सर जॉन साइमन के द्वारा किया गया था, जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे। जो साइमन कमीशन था इसमें सिर्फ 7 अंग्रेज सदस्य थे और इसका नेतृत्व सर जॉन साइमन के द्वारा किया गया था। इनमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहा है। इनमें कोई भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारतीयों ने इसे अपमान के रूप में देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ अंग्रेज हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया था। ठीक है ना। जो साइमन कमीशन है यह 1928 में भारत आया, जो कि भारत में संवैधानिक सुधार के लिए आया था।
परंतु जो साइमन कमीशन था इसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे, जो कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ और जब साइमन कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहाँ काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ इनका विरोध किया गया। जब साइमन कमीशन विलायत से मुंबई पहुंचे तो इनका स्वागत देशव्यापी हड़ताल के साथ किया गया। वहीं जब यह दिल्ली पहुंचते हैं तो इनका बहिष्कार काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया गया। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस के लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचते हैं तो यहाँ भी इनका बहिष्कार किया गया और इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, परंतु पुलिस के लाठीचार्ज के कारण यह बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ ही दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 ईस्वी तक। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था यह 1930 से 1934 ईस्वी तक चला। यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा बड़ा आंदोलन था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा बड़ा आंदोलन साबित हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1934 ईस्वी तक 2 चरणों में चला था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह 2 चरणों में चला था, 1930 से लेकर 1934 ईस्वी तक। तो यह 2 चरणों में क्यों चला था इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसका पहला चरण 1930 से लेकर 1931 ईस्वी तक रहा और इसका दूसरा चरण 1932 से लेकर 1934 ईस्वी तक रहा। यह आंदोलन 1930 को गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने तथा कुछ मांगे स्वीकार करवाने हेतु इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसी के बाद गांधी जी दांडी मार्च शुरुआत करते हैं। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। तो इसे समझने से पहले इसके बैकग्राउंड कहानी को समझ लेते हैं, इसके बाद इसे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। 1930 में गांधी जी ने उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी। जो उस समय भारत के वायसराय थे वह थे लॉर्ड इरविन। तो इन्हीं के समक्ष में गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगे को रखते हैं। इन 11 सूत्री मांगों में भारतीयों को कैद से छोड़ने, सेना का खर्च कम करने आदि जैसे मांगी रखे गए थे। ठीक है ना। महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांगे लॉर्ड इरविन के समक्ष रखे। उसमें भारतीय को कैद से छोड़ने, सेना का खर्च कम करने आदि जैसे मांगे रखी गई थी। तो इसके बाद लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी के इन 11 सूत्री मांगों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने इसके विरुद्ध में आंदोलन करने का निर्णय लिया और दांडी मार्च करने का घोषणा कर दी। ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आ गया कि जो गांधी जी थे यह दांडी मार्च क्यों प्रारंभ किए थे। ठीक है ना। यही से वह दांडी मार्च प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए
इनके बारे में पढ़ लेते हैं। दांडी मार्च को गांधी जी के द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए इस दांडी मार्च को चलाया गया था। जो दांडी मार्च था यह नमक कर के विरोध में चलाया गया था और साथ में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए चलाया गया था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला। लगभग 24 दिनों तक यह दांडी मार्च चला था। यह दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से लेकर गुजरात दांडी तक चलाया गया था। ठीक है ना। जो दांडी मार्च है यह साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ हुई थी और गुजरात दांडी तक चली थी। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्र से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी दूरी 241 मील थी। शुरुआत में तो गांधी जी के साथ सिर्फ 78 सहयोगी ही दांडी मार्च के लिए निकले थे, परंतु दांडी पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग इस दांडी मार्च में जुड़ते चले गए और यह संख्या लाखों में पहुंच गई थी। ठीक है ना। जब गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था तो उस समय मात्र 78 सहयोगी ही इनके साथ चले थे, परंतु दांडी पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या लाखों में पहुंच गई थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचने के बाद गांधी जी के द्वारा वहां नमक बनाकर इस नमक कर कानून का विरोध किया गया और यह दांडी मार्च बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा था। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच जाते हैं और वहां नमक बनाकर इस नमक कानून को तोड़ देते हैं। इसके बाद जो दांडी मार्च था यह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुआ। नमक कानून को तोड़ने के बाद संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है ना। यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गई, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से की थी। गांधी जी का जो दांडी मार्च है इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून का उल्लंघन, करों का भुगतान न करना तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना आदि शामिल था। ठीक है ना। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था तो इसमें नमक कानून का उल्लंघन करना, करों का भुगतान न करना तथा जो भी विदेशी वस्तुएं हैं इनका बहिष्कार करना और जो भी स्वदेशी वस्तुएं हैं इनका उपयोग करना, यही इनका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद आता है गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 ईस्वी तक। जो महात्मा गांधी जी थे यह भारत में अलग अलग तरह से आंदोलन चला रहे थे। तो इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भारत में अब रहना इतना आसान नहीं है, यदि भारत में रहना है तो भारतीयों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। गोलमेज सम्मेलन को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें जो भी सदस्य होते हैं यह सभी एक समान माने जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे राउंड टेबल का चित्र दिया गया है। इसमें कोई भी एक प्रधान नहीं है, सभी एक समान हैं और सभी एक साथ बैठे हुए हैं। इसी को गोलमेज सम्मेलन कहा गया। तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में 1930 से 1932 ईस्वी तक। 1930 से लेकर 1932 ईस्वी तक अंग्रेजों द्वारा कुछ सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में किया गया था। इसी को गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। जो ब्रिटिश थे इन्होंने कुछ सम्मेलनों का
आयोजन किया था, जो कि ब्रिटेन में ही किया गया था। तो इसी को गोलमेज सम्मेलन कहा गया है। यह सम्मेलन इसलिए करवाया गया था ताकि भारत के विभिन्न दल अपनी बातों को उनके समक्ष रख सके। 1930 से लेकर 1932 ईस्वी तक 3 गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में प्रतिवर्ष हुआ था। गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। जो गांधी जी थे यह सिर्फ दूसरे सम्मेलन में ही भाग लिए थे, पहले और तीसरे सम्मेलन में यह भाग नहीं लिए थे। तो ऐसा क्यों हुआ था, आगे पढ़ेंगे। गांधी इरविन समझौता 1931, तो यह क्या था? तो इसे समझने से पहले इसके बैकग्राउंड कहानी को समझ लेते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, जो महात्मा गांधी जी थे यह सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, या पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, जिस कारण जो पहला गोलमेज सम्मेलन था इसमें कोई भी ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसके बाद जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भारत के वायसराय जो कि लॉर्ड इरविन थे, तो इनसे कहा आप महात्मा गांधी जी के साथ समझौता कीजिए और उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। तो इसी के बाद गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। तब जाकर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय भारत के वायसराय थे, इनको इससे बहुत परेशानी हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। जो महात्मा गांधी जी थे यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। तो यह ब्रिटेन कैसे जा सकते थे? तो इन सभी घटनाओं से जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, यह बहुत दुख हुए। इसके बाद इन्होंने इनके साथ समझौता करने का फैसला लिया, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। यह गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। तो इसमें जो गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी, तो यह लॉर्ड इरविन के द्वारा मान लिया जाता है और लॉर्ड इरविन के द्वारा कहा जाता है कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। इसके बाद पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट समझौता 1932 में। तो यह क्यों हुआ था, तो इसके बारे में भी पहले समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लेते हैं। ठीक है ना, जो गांधी जी थे यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लेते हैं और इन्हीं के साथ भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, परंतु जो गांधी जी थे इनके विरोध में थे। जो गांधी जी थे यह कहते थे कि यदि इन्हें पृथक निर्वाचन मंडल मिल जाएगा तो हिंदू धर्म में फूट पड़ जाएगा, वह आपस में ही लड़ने लगेगा, इसीलिए गांधी जी ने इनका विरोध किया था। तो इसके बाद गांधी जी वापस भारत आ जाते हैं और भीमराव अंबेडकर के साथ एक समझौता करते हैं, जिन्हें पूना पैक्ट समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना क्षेत्र की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह भारत के आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण आंदोलन साबित हुआ था। तो चलिए इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो इसे समझने से पहले इसके बैकग्राउंड कहानी को समझना बहुत ही जरूरी है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। अंग्रेजों की ओर से
पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले विश्व युद्ध की तरह इस बार भी अंग्रेजी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए और दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा जाए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया, तो जो अंग्रेज थे यह भी इस युद्ध में शामिल थे। तो यह चाहते थे कि जो भारतीय है यह हमारे साथ मिल जाए और हमारी युद्ध में मदद करे। जिस तरह भारतीयों ने पहले विश्व युद्ध में इनकी मदद की थी, इसी तरह इस बार भी यह हमारे मदद करे और हमारी सेना में भर्ती हो जाए। बहुत से अंग्रेज प्रतिनिधिमंडल भारत आए और भारतीयों को अंग्रेज की तरफ से युद्ध में मदद करने के लिए प्रोत्साहन किया। परंतु जैसा धोखा अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के साथ किया था, वैसा धोखा वे इस बार भी कर सकते थे। इसलिए भारतीय दूसरे विश्व युद्ध में इनकी कोई मदद करना नहीं चाहते थे। जैसे कि भारतीयों ने इनकी मदद पहले विश्व युद्ध में किया, यह सोच करके कि यह हमारे देश को आज़ादी दे देंगे और हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे। इन सभी बातों को सोचकर इन्होंने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद की। परंतु प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कुछ भी इस प्रकार का सहयोग नहीं किया गया, बल्कि अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर और ज़्यादा दबाव बनाया गया, उन पर और भी ज़्यादा प्रतिकूल नीतियाँ थोपती रही। तो इस बार जो भारतीय थे यह समझ गए कि हमें दूसरे विश्व युद्ध में इनकी मदद नहीं करना है, इसीलिए यह दूसरे विश्व युद्ध में इनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। तो इन सभी घटनाओं को देखने के बाद कि जो भारतीय है ये हमारे मदद करना नहीं चाहते हैं, तो ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन 1942 में पहुंचते हैं। क्रिप्स मिशन 1942, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 1942 में भारतीयों से बात करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत पहुंचते हैं, परंतु जो कांग्रेस थे और जो मुस्लिम लीग थे यह दोनों इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। महात्मा गांधी जी ने इस प्रस्ताव को उत्तरा तिथीय चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो चलिए देख लेते हैं क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। जो क्रिप्स मिशन भारत आए थे तो इन्होंने भारतीयों को प्रावधान देने का वादा किए थे कि आप लोग को ये प्रावधान दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रावधान थे, परंतु भारतीयों ने इन सभी प्रावधान को अस्वीकार कर दिया। युद्ध के बाद भारतीय संघ का निर्माण करने का प्रयत्न करना, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना जिसमें भारतीय, ब्रिटिश और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हो। इन सभी प्रावधान को क्रिप्स मिशन में रखा गया, परंतु जो कांग्रेस था और मुस्लिम लीग यह दोनों इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि यह जानते थे कि जो अंग्रेज है यह हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे। जिस प्रकार हमारे साथ पहले विश्व युद्ध में किए थे यह उसी प्रकार दूसरे विश्व युद्ध में कर सकते हैं। तो इसी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाती है 1942 में। क्रिप्स मिशन के भारत में असफल हो जाने के बाद गांधी जी ने भारत में एक ऐसे आंदोलन शुरू किया जो भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में से एक बना, और यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1942 में शुरू किया गया। अंग्रेजों के विरोध भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जो अंग्रेज थे यह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे, तो गांधी जी ने इसका फायदा उठाते हुए भारत में भारत छोड़ो आंदोलन
प्रारंभ कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना आता है। ठीक है ना, जो भारत छोड़ो आंदोलन है तो इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना आता है, क्योंकि यह आंदोलन अगस्त में ही शुरू हुआ था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा इसी आंदोलन में दिया गया था। जो महत्वपूर्ण नारा है करो या मरो, तो यह नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जो अंग्रेज थे इन्होंने इन सभी घटनाओं को देखते हुए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग जितने भी बड़े नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस में कैद कर दिया गया था और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्र में यह आंदोलन प्रारंभ रखा था। तो अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। इनमें बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे कि महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस में रखा गया, वही जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में कैद कर दिया गया और जवाहरलाल नेहरू को बांकीपुर पटना में कैद कर दिया गया। उसी समय उषा मेहता ने रेडियो के जरिए भारतीय जनसभा में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जागृति जगाई और इन सभी घटनाओं के बाद बड़े स्तर पर भारतीय जनसभा भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक है ना, उषा मेहता ने रेडियो के जरिए भारतीयों में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति भारत को स्वतंत्रता करने की जागृति को जगाया, जिसके बाद भारतीय जनसभा इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। इसी के साथ इसमें जनसभा और महिलाओं ने भी खूब सहयोग किया और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की राह में से एक बन गया। इसमें जो भारतीय जनसभा थे और उसी के साथ भारतीय महिला थे, इन सभी ने इसमें खूब सहयोग किया, जिस कारण यह भारत की अंतिम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानी गई। इसी के बाद भारत को आज़ादी मिलना प्रारंभ हो गई। इसके बाद है कैबिनेट मिशन 1946। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। जो यह कैबिनेट मिशन प्लान है तो यह 29 मार्च 1946 को भारत प्रवेश किया था। इसके बाद है माउंटबेटन योजना 1947। जो माउंटबेटन योजना था 1947 में, इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मार्च 1947 को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना। जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल साबित हुए वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत की विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की। जो माउंटबेटन थे इन्होंने 3 जून 1947 को भारत का विभाजन और सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की थी। तो इस योजना के निम्नलिखित बिंदु है। 15 अगस्त 1947 को भारत में 2 अधिराज्य की स्थापना की जाएगी और सभी शक्तियां उन्हें हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस योजना के अनुसार 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्य यानी कि भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी और जितनी भी शक्तियां हैं इन दोनों को दे दी जाएगी। भारतीय रजवाड़े को भारत या पाकिस्तान में
शामिल होने की इजाज़त दी गई। उन्हें स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया। जो भी भारतीय रजवाड़े थे उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की इजाज़त दी गई, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार से स्वतंत्र रहने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में विधेयक पेश किया गया भारत की स्वतंत्रता के लिए। इसके बाद 15 जुलाई को यह हाउस ऑफ कॉमन्स में तथा 16 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 15 जुलाई 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक था तो इसे हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसी के अगले दिन 16 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश सम्राट थे इनके द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया। इस अधिनियम के आधार पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक है ना। इसी अधिनियम के आधार पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। महत्वपूर्ण तथ्य। महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रीय पिता उपनाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है। जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो यह 2 अक्टूबर को हुआ था, तो इसी दिन संपूर्ण भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है प्रति वर्ष। अंततः 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी। महात्मा गांधी जी शाम में प्रार्थना कर रहे थे बिरला हाउस में, तो इसी समय नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म ऑप्शन ए पोरबंदर गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम क्या था? महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम ऑप्शन बी मोहनदास था। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी का विवाह किसके साथ संपन्न हुआ था? बताइए, इनका विवाह किनके साथ हुआ था? ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी को बैरिस्टर की डिग्री कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पर उतार दिया गया? ऑप्शन ए पीटर मेरिट्सबर्ग में। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया? ऑप्शन डी 1904 में। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन बी 1915 में। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हुए? ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले।
क्वेश्चन नंबर 9, चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 11, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 12, जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए जनरल डायर ने। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु किस कमेटी का गठन किया? तो वह था ऑप्शन बी हंटर कमेटी। क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु किस कमेटी का गठन किया था? ऑप्शन ए तहकीकात कमेटी। क्वेश्चन नंबर 15, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी यह दोनों, यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली। क्वेश्चन नंबर 16, साइमन कमीशन कब भारत आया? ऑप्शन बी 1928 में। क्वेश्चन नंबर 17, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन सी 1930 में। क्वेश्चन नंबर 18, दांडी मार्च की यात्रा कितने दिनों तक चली थी? ऑप्शन सी 24 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 19, तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन सी लंदन में। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 22, पूना समझौता किन नेताओं के बीच संपन्न हुआ था? ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 23, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1942 में। क्वेश्चन नंबर 24, माउंटबेटन योजना कब पारित किया गया? ऑप्शन सी 1947 में। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। महात्मा गांधी को किसने गोली मारकर हत्या कर दी? ऑप्शन ए नाथूराम गोडसे। तो आज का क्लास ये पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।